देश में H3N2 वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब इंटेंस कफ और फीवर के जो केसेस आ रहे हैं, सरकार यानी ICMR भी उसे इस वायरस से जोड़ रही है। सरकार ने तो एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं। ऐसे में आपको अपडेटेड रखने के लिए और जानकारी इस मुद्दे पर लेने के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर लैंसलेट पिंटो से। डॉक्टर, सबसे पहले ये बताइए, आखिर ये H3N2 वायरस है क्या चीज? H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार का सब स्ट्रेन है। तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस में दो अलग किस्म के टाइप्स होते हैं, एक H एग्लूटिनिन होता है और एक N होता है। तो H के अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, N के अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो H3 इज द थर्ड टाइप ऑफ H एंड N2 इज द सेकंड टाइप ऑफ N। और ये दो जब साथ में आते हैं एक वायरस में तो उसे H3N2 कहा जाता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस अलग अलग किस्म के होते हैं और हर साल जनरली सीजनल इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स काफी कॉमन होते हैं। इफ यू लुक एट द वेस्ट, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में US अमेरिका में या कनाडा में देखते हो तो यूजुअली विंटर में उनका पीक होता है। इंडिया में अक्सर मानसून्स में होता है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंटर समवेयर अराउंड दिसंबर से लेकर फरवरी तक वी जनरली हैव अ सेकंड पीक। तो ये एक वायरस इज जस्ट लाइक एनी अदर रेस्पिरेटरी वायरस। इट कैन कॉज अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो नाक का बहना, छींके आना, सर दर्द होना उसकी वजह से, गला खराब होना या सोर थ्रोट होना और खांसी, ये मेन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा पूरे बदन में दर्द होना और बॉडी एक जिसे हम कहते हैं, ये काफी कॉमन सिम्टम है। और रेयरली कोई लोगों को डायरिया, कोई लोगों को वॉमिटिंग भी हो सकता है, उल्टियां आ सकती है इससे। Just like COVID, just like other respiratory viruses, this can spread from person to person. तो इंसान को अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो उनको डेफिनेटली दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकते हैं। तो मैं अगर सांस ले रहा हूँ, मैं खांस रहा हूँ, मैं छींक रहा हूँ तो ये दूसरों को फैल सकता है। ये सर्फेसिस से भी फैल सकता है। तो अगर मैं छींक रहा हूँ, मैंने अपना नाक ढक लिया और उसके बाद किसी के हाथ मिल लिए तो वैसे भी फैल सकता है। तो कांटेक्ट जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपकी सांस ज्यादा फूलती है, दम लगने लगता है, खांसी होने लगता है, ऑक्सीजन के लेवल्स अगर गिर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटेंस कफ है वो हफ्ते भर से ज्यादातर रह सकता है, फीवर शायद 3 या 4 दिन में भी चला जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा जानकारी दीजिए। तो इसे हम अक्सर पोस्ट इन्फेक्टिव या पोस्ट वायरल कॉफ्स कहते हैं कि वायरस आके चला जाता है और वायरस की वजह से जो शुरुआत के 1-2 दिन के बुखार आता है, जो सिम्टम्स रहते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन वो वायरस जो हमारे सांस की नलियां हैं, जो लंग्स को छेड़ के चले जाता है, तो लंग्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जब लंग्स सेंसिटिव होते हैं तो कोई भी चीज उसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो आप किसी AC के सामने जाके खड़े रहो तो खांसना शुरू, पोल्यूशन अगर बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है अगर हवा में, तो उससे खांसना शुरू हो जाता है इंसान। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट कि वायरस ने लंग्स को बहुत सेंसिटिव छोड़ दिया है और फिर वो लंग्स अलग अलग चीजों को रिएक्ट करते हैं और वो अलग अलग चीजों की वजह से फिर वो खांसी कभी कभी 2 से 4 से 6 हफ्ते तक इंसान में रह सकता है। एंड दिस इज नॉट यूनिक जस्ट टू H3N2। दूसरे वायरसेस की वजह से भी ऐसा टाइप का खांसी होता है। हमने देखा है कि कोविड के बाद भी कई लोगों को 2-3 महीने तक खांसी कंटिन्यू रहा। So this is called the post-viral cough, which is the reason for the prolonged cough. So, doctor, is there any particular age group which is particularly at high risk? So children under 5 and individuals above the age of 65 are the highest risk for influenza, and this is true of influenza all over the world. So even if you look at, अगर आप US के statistics आंकड़े भी देखते हो तो सबसे ज्यादा जो hospitalizations होते हैं, सबसे ज्यादा जो दुष्परिणाम होता है वायरस की वजह से, वो ये 2 ग्रुप्स में होते हैं। तो ये ग्रुप्स में हमको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा हो और उसको सर्दी खांसी बुखार हो रहा हो, या अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑल्सो एट अ हायर रिस्क। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो या अगर आपने रिसेंटली डिलीवर किया हो तो दिस इज अ हाई रिस्क ग्रुप जो डिटीरियोरेट हो सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अगर आपको दमा है, अस्थमा है, COPD है, किसी और कारण की वजह से आपका अगर लंग फाइब्रोसिस है जिसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है,
आपको दूसरे कंडीशंस है जिसमें आपकी प्रतिकार शक्ति कम होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डायबिटीज, इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, इफ यू हैव हार्ट डिजीज, so these high risk groups are people who we really need to protect, because just like COVID, just like other viruses, these are the most vulnerable groups in terms of इनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और बुरे परिणाम होने के चांसेस ज्यादा है. क्योंकि मुंबई की हवा भी किस तरीके से खराब हो गई है, AQI किस तरीके से डिटोरिएट कर रहा है, वो हम देख ही रहे हैं. लोकल ट्रेन्स में, बसेस में हमें जाना ही पड़ता है, वो खचाखच भरी होती हैं. ऐसे में आम इंसान के लिए प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल क्या होगा, क्योंकि गर्मियां भी अब बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है ऐसे में? तो इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे पास वैक्सीन है, जो अगर आप वैक्सीनेटेड हो और आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो सिवियर डिजीज या बहुत सिवियर बुरे किस्म का इन्फ्लुएंजा होने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है. तो जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेट होना चाहिए. दैट्स अ गुड एडवाइस. हम हर साल रेकमेंड करते हैं हमारे एस्थमा पेशेंट्स को, क्योंकि हर साल वैक्सीन बदलता है स्ट्रेन्स के हिसाब से, तो वैक्सीनेशन इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. अगर आप क्लोज कांटेक्ट में हो किसी इंसान के जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ है और आप अगर हाई रिस्क हो, तो दवाइयां शुरू की जा सकती है जो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन देता है. 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए हम कॉन्टैक्ट्स में दवाइयां देते हैं. अगर आपको इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स है और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाता है, पहले 24 या 48 घंटे में पकड़ा जाता है, तो दवाइयां अवेलेबल है. देयर इज अ ड्रग कॉल्ड ओसेल्टामिविर जो काम करता है ड्यूरेशन शॉर्टन करने में, सिवेरिटी को कम करने में. इसके अलावा अगर आप भीड़ वाले जगह में जाते हो तो आई थिंक द फर्स्ट रूल वी नीड टू टेल एवरीबडी इज, अगर आप बीमार हो तो प्लीज बाहर मत जाइए. अगर आप बीमार हो तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों के बारे में सोचिए, दूसरों को प्रोटेक्ट कीजिए. तो जो बुजुर्ग हैं, जो आज आप नहीं जानते हैं कि वो ट्रेन में आपके बाजू में जो इंसान खड़ा है वो शायद डायबिटीज हो सकता है, उसको कोई कैंसर हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. और अगर कोई ऑप्शन नहीं है और आपको क्राउडेड जगहों में जाना है और आपकी इम्यूनिटी कम है या आप हाई रिस्क हो, तो मास्क इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. एंड N95 और अ हाई पार्टिकुलेट एफिशिएंसी मास्क इज बेटर देन अ 3-ply मास्क, लेकिन अ 3-ply मास्क इज बेटर देन नथिंग. सो अगर आप हाई रिस्क हो, कंसिडर वेयरिंग अ मास्क इफ यू कांट अवॉइड गोइंग टू अ क्राउडेड प्लेस. डॉक्टर, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ. इज बीइंग सेड कि ये वायरस ओवर द डेकेड्स काफी इवॉल्व हो चुका है. इट वाज बीइंग सेड अर्लियर इन द 1968 इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि एक पैंडेमिक हुआ था व्हेन अराउंड 10 लाख पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस वेरी वायरस. तो आज के दिन में क्या स्थिति है? पैनिक तो होगा ही आम जनता ये सब सोच के जब ऐसे स्टैट्स सामने आते हैं तो. सो इन्फ्लुएंजा वायरसेस लगभग 10 से 15 साल के बीच में कभी कभी ऐसे म्यूटेट हो सकते हैं कि नए स्ट्रेन्स आते हैं, और वो नए स्ट्रेन्स का क्योंकि आम आदमियों को हमारे पास इम्यूनिटी नहीं होता है, इसलिए वो एक पैंडेमिक क्रिएट कर सकते हैं, एक सिवियर स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं. जहां तक हमें अब तक मालूम है कि ये नया H3N2 स्ट्रेन ऐसा कोई नया स्ट्रेन नहीं है, बहुत सिवियर स्ट्रेन नहीं है जो पहली बार अपीयर हो रहा है. इनफैक्ट जो वैक्सीन है उसमें H3N2 भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये इट्स अ नोन वायरस. आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसके 2 पैंडेमिक्स जो H3N2 के साथ हुए हैं वो पिछले सेंचुरी में हुए हैं. तो ये माना जा रहा है कि जो लोग इस सेंचुरी में जिनका जन्म हुआ है उनको शायद बहुत कम इम्यूनिटी है इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के खिलाफ. बट अगेन from our perspective, from a perspective of somebody who is in the public, if you are at high risk, you have to protect yourself. भले ही H3N2 हो या H1N1 हो, अगर आप हाई रिस्क हो तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेट होना चाहिए अगर आप हाई रिस्क हो, and to do the precautions that will protect you from acquiring the virus. I don't think there is a reason to panic. There might be spread, there might be a few cases, but typically अगर आप seasonal pattern देखते हो, typically end of March में हमारा incidence कम होता है इंडिया में, तो हो सकता है कि we might see a small peak right now, but hopefully by the end of this month things will start getting much better. मेरा आखिरी सवाल है, जनरली हम लोग की टेंडेंसी होती है सेल्फ मेडिकेट करने की, चाहे कुछ भी हो जाए. अरे कफ थोड़ा बढ़ गया, ठीक है ये सिरप ले लो, वो दवाई खा लो, फीवर हो गया, चलो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा. आपका क्या संदेश रहेगा फॉर द पीपल एट लार्ज कि सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस पॉइंट पे आके आपको हॉस्पिटल में जाना है? देखिए, अगर आप 2 चीज होते हैं राइट, कि आपके सिम्टम्स क्या है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो हाई रिस्क हो, अगर आपकी उम्र ज्यादा है, अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज है, आपको डायबिटीज है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, एस्थमा है, तो आई थिंक द थ्रेशोल्ड शुड बी लो, कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना इज अ गुड आइडिया. अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, अगर आप 20-25 साल के इंसान हो जिनको कोई और बीमारी नहीं है,
तो थोड़ा बहुत सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर के पास दौड़ना इज नॉट नेसेसरली नेसेसरी. यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय टेकिंग सिंपल पैरासिटामोल फॉर अ फीवर. यू कैन टेक अ डीकंजेस्टेंट इफ नेसेसरी फॉर अ नोज ब्लॉक. हम स्ट्रांगली एडवाइज करते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स को बहुत आसानी से मत लीजिए, क्योंकि ये अक्सर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और एंटीबायोटिक्स एक तो हानिकारक हो सकते हैं, दूसरा वायरसेस पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है. तीसरा, आप एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस का प्रमाण हम कम्युनिटी में देख रहे हैं वो बढ़ाओगे ऐसे छोटे छोटे मोटे कारण की वजह के लिए अगर आप एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करोगे. सो आई थिंक सेल्फ मेडिकेशन इज ओके कि अगर आप पैरासिटामोल लेते हो फीवर के लिए, अगर थोड़ा बहुत डीकंजेस्टेंट लेते हो दैट्स फाइन. बट आई थिंक अगर आपके सिम्टम्स 3-4 दिन से ज्यादा रहते हैं, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत कभी हो रही है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कभी गिरता है, आई थिंक दैट्स द टाइम यू डेफिनेटली शुड सी अ डॉक्टर इवन इफ यू आर लो रिस्क. If you are high risk, I think it's always a good idea to see a doctor as soon as possible. बहुत बहुत शुक्रिया सर. कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक.